नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने एक थोड़ी अलग सी स्थिति है। हाँ, नमस्कार। हमारे पास जानकारी का कोई बहुत बड़ा ढेर नहीं है, बल्कि एक छोटा सा डिजिटल निशान है। ये गूगल बुक्स पर एक किताब की लिस्टिंग है। अच्छा। किताब का शीर्षक है कैरेक्टर द ग्रैंडेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड और लेखक हैं ओरिसन स्वेट मार्डन। ओरिसन स्वेट मार्डन। तो आज हम किताब के अंदर नहीं जा रहे, मतलब नहीं झांक रहे हैं। क्योंकि हमारे स्रोत में वो जानकारी है ही नहीं। सही। इसके बजाय हम एक तरह की कह सकते हैं डिजिटल जासूसी कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ इस लिस्टिंग से, मतलब किताब के शीर्षक, लेखक का नाम और ये कैसे उपलब्ध है, इन तरीकों से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं या क्या सीख सकते हैं। दिलचस्प। मतलब सिर्फ मेटा डेटा से? हाँ बिल्कुल। शीर्षक अपने आप में बड़ा मजबूत है। चरित्र दुनिया की सबसे भव्य चीज, ये एक बड़ा दावा है ना? हाँ, काफी बड़ा दावा है। चलिए इस डिजिटल पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये लिस्टिंग हमें कहाँ तक ले जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले वो लेखक का नाम साफ है, ओरिसन स्वेट मार्डन। इसके अलावा लेखक या किताब की सामग्री के बारे में स्रोत में कोई और जानकारी नहीं है। ठीक है। और ये जानकारी हमें मिल रही है गूगल बुक्स पर। ये बात अपने आप में अहम है मेरे ख्याल से। गूगल बुक्स पर? हाँ, गूगल बुक्स एक, आप जानती हैं, बहुत बड़ा डिजिटल पुस्तकालय है। एक विशाल संग्रह जहां लाखों किताबें खोजी जा सकती हैं, उनके कुछ हिस्से पढ़े जा सकते हैं और कई बार पूरी किताब भी उपलब्ध होती है। खरीदने के लिए या कभी-कभी मुफ्त भी शायद? हाँ, बिल्कुल। खरीदने के लिए या कभी-कभी मुफ्त भी। और हमारे स्रोत में गूगल बुक्स के इंटरफेस के कुछ तत्व भी दिख रहे हैं, जैसे ऊपर वो सर्च बार और गूगल की दूसरी सर्विसेज, इमेजेस, मैप्स, प्ले वगैरह, उनके लिंक्स भी हैं। हाँ, और एक साइन इन बटन भी है। और साइन इन का विकल्प तो ये दिखाता है कि ये गूगल के उस बड़े डिजिटल इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और इस लिस्टिंग में बताया गया है कि इस किताब तक कैसे पहुंचा जा सकता है। कई रास्ते सुझाए गए हैं इसमें। अच्छा। एक तो ये कि इसे सीधे ई बुक, मतलब ई बुक के तौर पर ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन रीडिंग। हाँ। और मेरे ख्याल से डिजिटल कॉपी डाउनलोड करने के भी कई विकल्प देख रहे हैं वहाँ। हाँ बिल्कुल। स्रोत में डाउनलोड ईपब, डाउनलोड पीडीएफ और प्लेन टेक्स्ट के बटन साफ नजर आ रहे हैं। ये दिलचस्प है क्योंकि ये अलग अलग जरूरतें पूरी करते हैं। जैसे ईपब फॉर्मेट जो है वो ई रीडर्स के लिए बढ़िया होता है। स्क्रीन के हिसाब से टेक्स्ट एडजस्ट हो जाता है। हाँ, रिफ्लोएबल टेक्स्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और पीडीएफ एक तरह से प्रिंटेड पेज का डिजिटल रूप है। उसका लेआउट फिक्स रहता है। हाँ, वो बदलता नहीं है। और प्लेन टेक्स्ट तो सबसे बुनियादी फॉर्मेट है, बिना किसी स्टाइलिंग के। वो शायद एक्सेसिबिलिटी या फिर किसी तरह के डेटा एनालिसिस के लिए उपयोगी हो सकता है। अच्छा, यानी डिजिटल उपलब्धता में काफी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। हाँ, लगता तो यही है। और अगर कोई प्रिंट कॉपी चाहता है, मतलब फिजिकल बुक, उसके लिए भी लिस्टिंग में गेट दिस बुक इन प्रिंट सेक्शन के तहत कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे ए बुक्स है, ऑन डिमांड बुक्स और Amazon। अच्छा, ये भी गौर करने लायक बात है। Amazon तो खैर हम सब जानते हैं, जाना माना ऑनलाइन रिटेलर है। हाँ। ए बुक्स खास तौर पर पुरानी, सेकंड हैंड और जो दुर्लभ किताबें होती हैं उनका मार्केट प्लेस है। अच्छा, पुरानी किताबों के लिए। हाँ। और ऑन डिमांड बुक्स का मतलब है कि किताब शायद स्टॉक में नहीं रखी जाती होगी, बल्कि ऑर्डर आने पे खास तौर पर प्रिंट की जाती होगी। ओ, प्रिंट ऑन डिमांड जिसे कहते हैं। बिल्कुल, प्रिंट ऑन डिमांड। ये अक्सर पुरानी या जो किताबें कम बिकती हैं उनको उपलब्ध रखने का एक किफायती तरीका है। समझ गया। और लिस्टिंग में लाइब्रेरी में ढूंढने का विकल्प भी है, फाइंड इन अ लाइब्रेरी। और ऑल सेलर्स का लिंक भी है, जिससे शायद और भी विक्रेताओं का पता चल सके। तो कुल मिलाकर इस किताब को पाने के डिजिटल और प्रिंट दोनों तरह के कई रास्ते बताए गए हैं। हाँ, काफी सारे रास्ते दिख रहे हैं। पर यहीं पर एक सवाल उठता है। क्या इतने सारे विकल्पों का होना ये दिखाता है कि ये किताब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या लोकप्रिय रही होगी, या ये सिर्फ गूगल बुक्स का मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका है पुरानी या शायद पब्लिक डोमेन की किताबों को लिस्ट करने का? ये अच्छा सवाल है। हो सकता है कि गूगल का सिस्टम जो है वो स्वचालित रूप से इन अलग-अलग स्रोतों से, जैसे ए बुक्स या प्रिंट ऑन डिमांड सेवाओं से जुड़ जाता हो, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि किताब असल में कितनी महान है या नहीं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये जो इतनी उपलब्धता दिख रही है, ये इसकी गुणवत्ता का पैमाना है या सिर्फ डिजिटल युग की जो तकनीकी क्षमताएं हैं उनका प्रदर्शन? शायद दोनों का कुछ मिश्रण हो सकता है, लेकिन ये जरूर दिखाता है
कि अगर कोई इस किताब को खोजना चाहे तो उसके लिए कई दरवाजे खुले रखे गए हैं, ये तो पक्का है। हाँ, ये तो है। लिस्टिंग में वो माय लाइब्रेरी, हेल्प, एडवांस्ड बुक सर्च जैसे स्टैंडर्ड गूगल बुक्स फीचर भी दिखते हैं, तो ये एक नियमित लिस्टिंग ही लगती है। हाँ, ये एक तरह से ज्ञान का लोकतंत्रीकरण जैसा लगता है ना। पुरानी शायद भुला दी गई किताबें भी नई किताबों के साथ एक ही मंच पर खोजी जा सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन वो सवाल अपनी जगह कायम है कि ये उपलब्धता का स्तर क्या दर्शाता है, वास्तविक महत्व या सिर्फ तकनीकी सुगमता। सही बात है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है किताब का शीर्षक। हाँ, शीर्षक। चरित्र, दुनिया की सबसे भव्य चीज। ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं, एक घोषणा है, एक मजबूत दावा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये शीर्षक पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। लेखक चरित्र को सर्वोच्च स्थान दे रहा है, शायद दौलत, शोहरत या ताकत से भी ऊपर। हाँ, सबसे ऊपर। तो यह किस तरह के दर्शन की ओर इशारा करता है? क्या ये मानता है कि चरित्र ही सफलता और सार्थकता की कुंजी है? ये शीर्षक मुझे लगता है 19वीं सदी के अंत या 20वीं सदी की शुरुआत के सेल्फ हेल्प या न्यू थॉट आंदोलन की याद दिला सकता है। अच्छा। हाँ, जहां व्यक्तिगत गुण, नैतिकता और मानसिक शक्ति पर बहुत जोर दिया जाता था। हालांकि देखिए, बिना किताब पढ़े ये सिर्फ एक अंदाजा ही है। हाँ, ये सिर्फ अटकलें ही हैं। हाँ। हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, पर ये शीर्षक आज भी ध्यान खींचता है ना? खींचता तो है। क्या आज के दौर में भी लोग चरित्र को सबसे भव्य चीज मानेंगे, या हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं? ये शीर्षक एक बहस छेड़ सकता है। वो आज शायद कुछ लोगों को थोड़ी उपदेशात्मक या बहुत सरल लगे, हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि चरित्र का सवाल, ईमानदारी, साहस, सहानुभूति जैसे गुण, ये किसी न किसी रूप में तो हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। हाँ, ये बात भी है। शायद इसीलिए ये किताब अभी भी खोजी और पढ़ी जा रही हो, या कम से कम डिजिटल रूप से उपलब्ध रखी गई हो। और यहाँ हमें फिर से याद रखना होगा कि हम ये सारी बातें सिर्फ शीर्षक और उपलब्धता के आधार पर कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है उसमें लिस्टिंग पर अबाउट दिस बुक जैसा एक सेक्शन तो दिखता है। अच्छा, है उसमें? हाँ, दिखता है, लेकिन उसके नीचे का टेक्स्ट हमारे पास नहीं है। तो हमें ये भी नहीं पता कि गूगल बुक्स ने इस किताब के बारे में कोई सारांश या विवरण दिया है या नहीं। हम सचमुच बाहरी ढांचे को ही देख रहे हैं बस। सही कहा। ये अनुभव कुछ ऐसा है जैसे किसी पुरानी बंद इमारत के सामने खड़े होकर उसकी नाम की तख्ती देखना, उसके दरवाजों की संख्या देखना और उस तक पहुंचने के रास्तों को देखना। हाँ, बिल्कुल। और फिर ये अंदाजा लगाने की कोशिश करना कि ये इमारत क्यों बनी होगी, अंदर क्या होगा और ये कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। हम अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ बाहरी संकेतों से अनुमान लगा रहे हैं। और ये अपने आप में एक सीखने का अनुभव है मेरे ख्याल से। कैसे? हम अक्सर जानकारी के सागर में होते हैं जहां हमें किसी विषय पर बहुत सारे स्रोत मिल जाते हैं, लेकिन कभी-कभी सिर्फ सतह पर मौजूद सीमित जानकारी से, जैसे एक शीर्षक, एक नाम, कुछ उपलब्धता के लिंक, निकालने की कोशिश करना भी दिलचस्प होता है। हाँ, ये बात तो है। ये हमें सिखाता है कि हम कितनी जल्दी निष्कर्षों पर पहुंचते हैं और हमारी धारणाएं कैसे बनती है सिर्फ कम जानकारी के आधार पर। बिल्कुल। और ये हमें मेटा जानकारी यानी मेटा डेटा के महत्व और उसकी सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मेटा जानकारी मतलब वो जानकारी जो सामग्री के बारे में होती है, ना कि स्वयं सामग्री। जैसे शीर्षक, लेखक, प्रकाशक, उपलब्धता, ये सब मेटा डेटा है। अच्छा। डिजिटल युग में हम अक्सर पहले मेटा जानकारी से ही रूबरू होते हैं, जैसे सर्च रिजल्ट्स में, सोशल मीडिया पर लिंक्स में, ऑनलाइन कैटलॉग में। और ये पहली छाप हमारे आगे के निर्णय को प्रभावित कर सकती है कि हम उस सामग्री को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये तो बहुत होता है। तो अगर हम आज की इस खोज को समेटें, तो हमने ओरिसन स्वेट मॉर्डन की किताब कैरेक्टर द ग्रैंडेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड की गूगल बुक्स लिस्टिंग को देखा। हाँ। हमने पाया कि लेखक का नाम स्पष्ट है, किताब डिजिटल रूप में पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए कई फॉर्मेट्स में उपलब्ध है, EPUB, PDF, प्लेन टेक्स्ट। प्रिंट कॉपी भी विभिन्न ऑनलाइन विक्रेताओं जैसे Amazon, e-books और प्रिंट ऑन डिमांड के जरिए मिल सकती है, और शायद लाइब्रेरी से भी। तो इस सब का क्या अर्थ निकलता है आखिर में? देखिए, इसका एक मतलब तो साफ है कि हमारे पास किताब के अंदर की जानकारी भले ही ना हो, लेकिन ये पता चलता है कि आधुनिक डिजिटल तकनीकें जो हैं वो पुरानी या शायद कम ज्ञात किताबों को भी वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ बना सकती हैं। हाँ, ये तो है। गूगल बुक्स जैसे प्लेटफॉर्म एक तरह से डिजिटल आर्काइव का काम भी करते हैं, ज्ञान को संरक्षित करते हैं और उसे खोज योग्य बनाते हैं। एक क्लिक पर इतने सारे विकल्प मिलना
पढ़ना, डाउनलोड करना, खरीदना ये डिजिटल युग की एक बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही ये भी सवाल उठता है जो आपने पहले भी उठाया था कि क्या ये सुलभता हमेशा गहराई या गुणवत्ता की गारंटी देती है? हाँ, या ये सिर्फ जानकारी के विशाल महासागर में एक और बूंद है जिसका वास्तविक मूल्य हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक हम उसमें गोता न लगाएं? बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। व्यापक उपलब्धता और एक आकर्षक शीर्षक ध्यान तो खींच सकते हैं, लेकिन वे सामग्री की गुणवत्ता या उसकी प्रामाणिकता का प्रमाण नहीं है। सही। हो सकता है ये किताब अपने समय की एक बेहतरीन रचना हो, या हो सकता है ये बस सामान्य विचारों का एक संग्रह हो। सिर्फ लिस्टिंग देखकर ये बताना असंभव है। ये हमें याद दिलाता है कि जानकारी तक पहुंचना पहला कदम है, लेकिन उसे समझना, उसका मूल्यांकन करना और उसे सही संदर्भ में रखना, वो असली चुनौती है। तो हमने आज जो किया वो एक तरह से सतह की खोज थी। हमने देखा कि डिजिटल दुनिया में किसी किताब का निशान कैसा दिख सकता है और उस निशान से क्या-क्या अंदाजे लगाए जा सकते हैं और क्या नहीं। सही। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त कर सकते हैं। जरूर। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी अक्सर हम तक पहले उसके आकर्षक शीर्षक या क्लिकबिट हेडलाइन या उसकी आसान डिजिटल उपलब्धता के रूप में पहुंचती है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। तो ये देखते हुए कि हमारे पास ओरिजिन स्वेट मार्टिन की किताब के बारे में सिर्फ यही बाहरी जानकारी थी, एक दमदार शीर्षक और अनेक डिजिटल रास्ते, ये हमें क्या सिखाता है? सवाल ये है, किसी विचार, किताब या जानकारी के बाहरी रूप जैसे शीर्षक, उसकी पैकेजिंग, उसकी उपलब्धता और उसके वास्तविक सार यानी सामग्री, गहराई, सच्चाई के बीच के रिश्ते को हम कैसे समझें? और डिजिटल सुगमता किस हद तक हमारे मूल्यांकन को प्रभावित करती है, शायद हमें पता भी नहीं चलता।